फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ ये जो समाअत के दौरान जो एक तकसीम देखने में आई है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच जिस तरह से टूटा और फिर 7 रुकनी लार्जेस्ट बेंच ने दोबारा से समाअत का आगाज़ किया। एक तो जाहिर है अदलिया के बहरान को आप किस तरह देखते हैं, इस पर कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा ये जिस तरह चीफ जस्टिस कहते हैं कि उन्होंने कानून के मुताबिक बेंच बनाया, जबकि काजी फाइज ऐसा कहते हैं कि गैर कानूनी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और आमिर साहब, क्या फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस अफराद के मिलिट्री ट्रायल की मुखालफत दुरुस्त है, या जिस तरह बातें हो रही हैं कि इसके पीछे कोई सियासी मुहर्रिकात है? देखें, हम तफसीलात में जा भी सकते हैं। बातें ज़ाहिर है जब कोर्ट में एक सीनियर मोस्ट, बल्कि आप तो वो नामजद चीफ जस्टिस हैं, कल के बाद फायजीसा साहब, उन्होंने कहा इस बेंच को मैं बेंच ही नहीं मानता, क्योंकि एक लॉ बन गया है, आप उसके ऊपर फैसला नहीं कर रहे स्टे दे के, तो आपके तो सारे बेंचेस ही गलत हैं। और सारे बेंचेस से मुराद ये है कि ये 184(3) के तहत लॉ बना है, 184(3) के तहत ये सारी दरखास्तें आई हैं। और वहाँ जज साहिबान ने बड़े मज़े के सवालात पूछे। ये जो नामवर वकील जिनकी गुफ्तगू भी सुनाई, उनसे पूछा कि ये बताएं कि जिस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्ज़िमान की तहवील का फ़ैसला दिया है कि इनको मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया जाए ट्रायल के लिए, क्या आपने उसको चैलेंज किया? फिर एक जज, मोहतरम जज ने पूछा कि आप हमें बताएं कि आप चैलेंज किस चीज़ को करने आए हैं, आप मिलिट्री एक्ट को करने आए हैं चैलेंज, या वहाँ पे सिविलियन के ट्रायल को? और वहाँ पे ये जो बड़े नामवर वकील हैं कन्फ्यूज़ हो गए इस सवाल पे कि भाई आप 1952 से जो एक्ट चला आ रहा है, और वहाँ जाहिर है फायद साहब ने भी कहा, सरदार तारिक मसूद ने, जब वो 25 करोड़ का स्टैम्प्ड यानी मरदमशुमारी लतीफ़ खोसा साहब के नज़दीक थी कि वो पाकिस्तान के 25 करोड़ का केस लेके चले गए हैं। उन्होंने कहा जब 25 करोड़ का केस आएगा तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप बताएं कि आप लोगों ने पहले कभी क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो जब कहते हैं वहाँ खड़े होके कि जितने जज बैठे हैं इन सब से हम सीनियर भी हैं, और दायरा हैं भी उम्र में सीनियर, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं चैलेंज किए? फिर ये सवाल आएगा, वो हमारे भाई फैसल तो फिर चीख भी पड़ते हैं उस पर, और गलत भी नहीं होता। मैं हमेशा कराची के नौजवानों के डिसअपीयरेंस पे बात करता हूँ, इनके साथ आवाज़ बुलंद करता हूँ कि फिर कराची, बलोची, पठान, ये जब ट्रायल हुए हैं तो ये सारे पंजाबी वकला कहाँ थे? ये फिर एक ख़ास पंजाबी लीडर के लिए आए ना आगे खड़े होके। इनके नज़दीक सिविलियन हकूक़ क्या सिर्फ पंजाब और लाहौर के लीडर के लिए हैं? मतलब ये सवाल होना चाहिए ना कि भाई आपके घर वो तीमारदारी पे आ जाएं, आप वकील हो जाएं, दूसरे के पड़ोसी हो जाएं, आप उनकी तीमारदारी के लिए चले जाएं। तो ये जो सारे पाकिस्तान में बाकी लोगों के ट्रायल हुए हैं, तो आप समझते हैं कि ये पंजाब कोई अलग पवित्र हैं सारे के सारे, जो लाहौर से लोग पकड़ लिए हैं, तो आप सिर्फ उनको बचाने के लिए आएंगे, आप ना उस अदालत के खिलाफ? मतलब बात तो ये है कि टेकअप कर लेती है हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट, जिनके अपने चीफ जस्टिस के दौर में 50,000 से 54,000 केसेस चले गए पेंडिंग। इसलिए हम माशाल्लाह नीचे से टॉप में 134वें नंबर पे हमारी अदलिया आती है इस वक्त दुनिया में। इंसाफ फरामी की रफ्तार जो है, अब वो कल भी 7 जजेस बैठ जाएंगे सुबह 9:30 बजे और कोई केस नहीं लगेगा। माशाल्लाह यूं ही है ना कि छुट्टियां हैं, केसेस इन्हीं 184(3) जो साकिब निसार साहब एक लेगेसी छोड़ के चले गए, लंबी चौड़ी सैकड़ों दर्जनों केसेस की, अब उनको वाइंड अप करने के लिए इन छुट्टियों के दिनों में भी केसेस और बार बार लगाए जा रहे हैं कि भाई नए चीफ जस्टिस ने तो अपना क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि वो इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं कि बेंच इस तरह से फिक्स किए जाएँ कि एक आदमी सोलो पावर से यूज़ करे। फिर कानून आ चुका हुआ है। तो आज बड़ी दिलचस्प बहस थी जब 20-22 मिनट काजी फायजीसा ने बात किया, तो चीफ जस्टिस साहब को समझ ही नहीं आ रही थी। वहाँ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात हो रही थी कि जनाब आपने किए क्या है, मैंने जो फैसला दिया आप उसके फैसले की डेट देखें, और आपने जिसको ख़त्म किया उस फैसले को देखें कि आप एक रजिस्ट्रार से सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले को स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। उन्होंने बड़े ही अहम तरीन सवाल उठाए हैं, और ये 17 सितंबर को सारों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि कल जो आ चुका हुआ ना, कल चूंकि हमारे यहाँ इस पे बहस नहीं हुई, तो बड़ी सीधी सी बात है कि लोग तो बात बड़ी खुली कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं हमारे यहाँ, जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि उन्होंने लाहौर में एक सुना मीटिंग हुई है जिसमें कोई एक चीफ जस्टिस भी थे कि ये जो क्यूरेटिव अपील आई हुई है रिव्यू की, उसमें काजी फायजीसा को ही उड़ा जाए। मतलब ये तक सोच चली गई थी। तो नतीजा ये आया कि फिर वो नामजद चीफ जस्टिस हो गए, फिर एग्जेक्टिव ऑर्डर भी वापस हो सकता है। अब हर तरफ से अपनी अपनी मशकें खींच ली गई हैं, और देखते हैं पहला वार कौन करता है। चूंकि ये अदलिया के अंदर लड़ाई मेरी और आपकी नहीं रही, ये जजेस की अपनी हो गई है। असूल पसंदी के ऊपर कह लें, रूल्स की पाबंदी पे कह लें, लोगों को फेवर और डिसफेवर देने पे दे दें। जब सीनियर मोस्ट जज जो नामजद चीफ जस्टिस हैं
वो चीफ जस्टिस को चैलेंज कर रहे हैं कि आप ये जो बेंच बना रहे हैं ये गलत हैं, इसको मैं बेंच ही नहीं मानता। फिर उनके साथ दूसरे जो नंबर 3 जज हैं, यानी वैसे सेकंड नंबर पे जज हैं फायद ईसा साहब के बाद सरदार तारिक, वो उनको ऑप्ट करते हैं। फिर आप मजे की बात देखें कि जब नया 7 रुकनी बेंच बनता है तो वहां पे जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने कहा कि मेरी कुराबतदारी है, रिश्तेदारी है जवाद ख्वाजा साहब से, हालांकि जिनका केस टेकअप कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स उनको परमिट नहीं करते कि एक रिटायर्ड जज जो है वो अपनी ही उस अदालत में केस कर सके, लेकिन उसको भी ले लिया। और फिर वहां पे एतराज मंसूर अली शाह ने तो इखलाकी बुलंदी का मुजाहिरा किया और सब तरफ से कहा गया कि हमें इतराज नहीं, लेकिन जिन जजों पे विफाकी हुकूमत इतराज करती है वो आराम से बैठे हुए थे इस बेंच पे कि उनके ऊपर कहीं किसी के ऊपर कोई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आया हुआ है, कहीं सामने लोग कह रहे हैं कि आप एक ही तरह के बेंच बनाते हैं। बहरहाल ये एक मजाक हो गया हमारा शुरू। देखते हैं अब आर्मी के साथ, हमने पहले भी कहा था 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, 30 अप्रैल को भी नहीं होंगे, स्टे देते हैं, फैसला करते हैं। मिलिट्री एक्ट 1952 से इंटैक्ट है, तो देखते हैं कि कौन इसको उड़ाता है। सही है नवीद साहब, ज़ाहिर है जिस तरह बड़ी तफसील से आमिर साहब ने वहाँ जो हुआ सूरत हाल बता दी और अपना तज्जिया भी, आप किस तरह से देख रहे हैं? बहरहाल हम बारहा ये बात करते हैं कि हमारे सिस्टम में जो एक लैक्स हैं वो उनको दूर होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बजाय इसके कि हम सिस्टम को इम्प्रूव करें हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। अब ये जो अदलिया में बहरान है, हम कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इदारा है जिसमें इस तरह के बहरान पहले तो खबरों में नहीं आते हैं और ना ही होते हैं, और अब ये जो तकसीम है, आप समझते हैं कि एक तो ये सवालिया निशान है ही है। आप किस तरह से देखते हैं कि फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की ये मुखालफत दुरुस्त है? और इस तकसीम पर भी अगर आप कमेंट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 9 मई के जिम्मेदार मिलिट्री ट्रायल से नहीं बच सकते, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा दुआ, सबसे पहले तो राना साहब ने बड़ी तफसील से जो भी कोर्ट में हुआ उसकी रुदात सुना दी। यहाँ पे मामला जो है वो बुनियादी इंसानी हुकूक का है, बुनियादी आइनी हुकूक का है, और ये राइट टू फेयर ट्रायल जो है ये एक बुनियादी आइनी और इंसानी हक है। और आप देखें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है तो उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा और एतजाज़ एहसन जैसे नामवर जो है वो वकील वो शामिल हैं, और उन्होंने इसी चीज़ को चैलेंज किया है कि ये एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम जो है वो क्रिएट करने की बात की जा रही है। और जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल होगा, राइट टू फेयर ट्रायल होगा, नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल सिविलियन के ट्रायल होंगे तो उनको चैलेंज किया जा सकेगा, यानी जो जिन लोगों की कन्विक्शन होगी वो उसको चैलेंज कर सकेंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो आपने अभी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की बात की कि उन्होंने कहा कि मिलिट्री ट्रायल से नहीं बच सकेंगे, लग ये रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर टेकअप किया है। गवर्नमेंट को शायद ये इस बात का पहले से वो प्रीएम्प्ट कर रही थी, इसी वजह से हमने कल देखा कि जो जस्टिस काजी फायद ईसा की जो अपॉइंटमेंट थी वो एक अनप्रेसिडेंटेड मूव था कि इतने पहले, जबकि सितंबर में जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो रिटायर हो रहे हैं, और उससे इतना पहले जो है वो फायद ईसा की जो है वो अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन कर दिया गया। तो इससे ये लग रहा है कि बाज़ हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से एक मूव थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को जो है उनको प्रेशर में लाया जाए, बिकॉज इससे पहले हमने देखा है कि साबिक चीफ जस्टिस जो थे जो जाने से पहले उन्होंने कुछ इस तरह के फैसले किए कि वो फैसले फिर गवर्नमेंट के लिए और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के लिए एम्बैरसमेंट का बायस बने। तो शायद ये एक मूव थी गवर्नमेंट की साइड से कि वो उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को जो है वो प्रेशर में ले आए। हमने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में जब जबरी गुमशुदगियों का मामला उन्होंने उठाया और जो फैसला आया था वो बड़ा इस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी एम्बैरसिंग था। उसके बाद हमने अनवर ज़हीर जमाली के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के ज़माने में देखा कि उन्होंने इमरान खान की पटिशन जो नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड थी वो उन्होंने उठाई। उसके बाद हमने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को देखा कि जब उन्होंने फॉर्मर आर्मी
चीफ कमर जावेद बाजवा को जो एक्सटेंशन दी जा रही थी उसकी पिटीशन उठाई। तो ये सारी पिटीशन को देखते हुए शायद गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रीएम्प्ट करना चाह रही थी कि कोई इस तरह का फैसला, बिकॉज पिटीशन तो लगी हुई थी जवाद ख्वाजा की भी और एतजाज अहसन की भी, तो ये लग रहा था कि ये जो गवर्नमेंट है वो शायद इसको प्रीएम्प्ट कर रही है और वो चीफ जस्टिस के ऊपर जो है वो प्रेशर डालना चाह रही है। तो जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का मामला है, जैसे मैंने कहा कि वो कहा यह जा रहा है कि बुनियादी इंसानी हुकूक और बुनियादी आईनी हुकूक के खिलाफ है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि उनको ATC में एंटी टेररिज्म कोर्ट ऑलरेडी आपके पास है, वहाँ पे उनका ट्रायल किया जाए। इंटरनेशनल भी इसके ऊपर जो है वो बातें हो रही हैं। तो बेसिकली यही जाहिर यही हो रहा है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है।